Good morning, students. Today, our topic is lysosomes. Lysosome. It's a Greek word. Lyso plus some. लाइसो का मीन होता है डाइजेस्टिव और सॉम मीन हो गया बॉडी. इट इज डाइजेस्टिव बॉडी. लाइसोसोम इट इज द डाइजेस्टिव बॉडी. मीन जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन का मीन होता है पॉलीमर्स कन्वर्ट इनटू द मोनोमर. जो पॉलीमर्स होते हैं, जो फूड पॉलीमर्स होते हैं, दैट्स कन्वर्ट इनटू द मोनोमर्स बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स. एंड जितने भी डाइजेस्टिव हार्मोन्स प्रेजेंस होते हैं, जितने भी ऑल हार्मोन्स फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन, दे आर ऑक्योर इन द लाइसोसोम्स. कहां प्रेजेंस होते हैं? वो लाइसोसोम बॉडी में प्रेजेंस होते हैं. लाइसोसोम इट्स अ सेल ऑर्गन. क्या है कि ये सेल ऑर्गन्स में आता है. इट्स अ ग्रीक वर्ड. इसका मतलब होता है लाइसो का मीन हो गया डाइजेस्टिव, मीन डाइजेशन, एंड सोम का मीन होता है बॉडी. इट्स अ डाइजेस्टिव बॉडी. क्या है एक टाइप से ये डाइजेस्टिव बॉडी होती है, यानी कि डाइजेशन में अपना फंक्शन कंप्लीट करती है. जो भी डाइजेशन होता है पॉलीमर्स का मोनोमर्स में जो कन्वर्जेंस होगा वो होगा बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स. किसकी हेल्प से होता है? वो लाइसोसोम की हेल्प से कंप्लीट होगा. डी डुवे. ऑब्जर्वेशंस की बात करें, सिंपल चीजें तो वी कैन स्टडीज थ्रू द बुक्स. ठीक है. डी डुवे, ठीक है. डी डुवे ने, क्रिश्चियन एक साइंटिस्ट थे ये, ठीक है. डी डुवे ने लाइसोसोम्स को ऑब्जर्व किया था और उन्होंने उसको डाइजेस्टिव बॉडी के रूप में रिप्रेजेंट किया. उसके आफ्टर ऑक्यूरेंस यूनिट मेम्ब्रेन्स में आता है ये, दैट इज लाइसोसोम. इट इज यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गन. यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गन्स में आता है. मीन सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. भाई हम लोग जानते हैं टू मेम्ब्रेन्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है ना. दैट इज कवर्ड बाय द डबल मेम्ब्रेन. ठीक है. रिमेनिंग ऑर्गन्स जो होता है वो सब यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं एक्सेप्ट ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम जो है वो नेक्ड होता है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स में इंक्लूड होता है. ठीक है. तो लाइसोसोम जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन है. अब यूनिट मेम्ब्रेन है तो ओनली ऑक्योर इन यूकैरियोटिक. किसमें प्रेजेंस होगा? ओनली यूकैरियोटिक में प्रेजेंस होगा. ओके. एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा? ये एब्सेंट होगा. ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होगा. उसके अलावा लाइसोसोम्स ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. ठीक है. प्लांट्स में लाइसोसोम्स एब्सेंट होता है. प्लांट्स में लाइसोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है. इसका रीजंस में ड्यूरिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जब हम फोटोसिंथेसिस स्टडीज कर रहे थे तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि जो डाइजेशंस होता है, डाइजेशंस ओनली प्रेजेंट्स इन एनिमल सेल्स. डाइजेशंस ओनली एनिमल सेल्स में होता है. डाइजेशन इज कंप्लीटली एब्सेंट इन द प्लांट सेल्स. डाइजेशन जो होता है वो प्लांट सेल्स में कंप्लीटली एब्सेंट होता है. उसका रीजंस क्या है? अगेन हम उसको रिवाइज करते हैं हल्का सा. भाई प्लांट्स में तो क्या है? प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है. फोटोसिंथेसिस. ठीक है. फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस द मोनोमर फॉर्म ऑफ फूड. मोनोमर ऑफ फूड. फूड का कौन सा फॉर्म बनाती है? मोनोमर. पता है हमें, ग्लूकोज बनता है. ठीक है. फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शंस है वो है 6CO2 प्लस 6H2O equivalence of the C6H12O6 plus 6O2. This is the chemical equations of the photosynthesis. Photosynthesis मतलब प्लांट्स की जो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है वो CO2 और H2O both are mixed to each other and convert into the one mole of glucose. और ग्लूकोज क्या है? It is the monomer of carbohydrate. It is the monomer of carbohydrate. ठीक है ना. ये कंप्लीट रिएक्शन जो है दैट इज ऑक्योर इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होता है ये. लीव मतलब क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स में आता है. सो ग्लूकोज बनता है. क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है. अब ग्लूकोज कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द डे टाइम, कंप्लीट डे टाइम पे ग्लूकोज बनता रहेगा. इसी ग्लूकोज को प्लांट्स क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म के लिए यूज कर लेते हैं. प्लांट्स को एनर्जी की नीड्स होती है फॉर देयर मेटाबॉलिज्म. अपने मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए प्लांट आल्सो नीड्स ऑफ द एनर्जी. और एनर्जी हम कहां से गेट करेंगे? फ्रॉम द
मोनोमर्स ऑफ फूड, जो हमने ग्लूकोज बनाया है, तो जितना ग्लूकोज प्लांट बनाता है उसका कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ द ग्लूकोज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर मेटाबॉलिज्म, अपने मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए प्लांट्स के थ्रू यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स को डायरेक्टली मोनोमर मिल रहे हैं, प्लांट्स को डायरेक्टली क्या मिल रहे हैं, मोनोमर मिल रहे हैं, और डाइजेशन में हम क्या करते हैं, पॉलीमर्स को मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं। बट वी हैव ऑलरेडी मोनोमर्स, प्लांट्स के पास उस पहले से क्या है, मोनोमर्स है, पॉलीमर तो है ही नहीं उसके पास में, पॉलीमर वो प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है। तो जब ऑलरेडी उसके पास मोनोमर है तो उसको डाइजेशन की नीड नहीं होगी। किसकी नीड नहीं होगी, उसको डाइजेशन की नीड नहीं है। तो अब डाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो व्हाट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लाइसोसोम्स, वहां पर लाइसोसोम की नीड क्या है, सो लाइसोसोम इज कंप्लीटली एब्सेंट इन द प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स को लाइसोसोम की नीड नहीं है। क्यों, बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूस द मोनोमर, किसको प्रोड्यूस करते हैं, मोनोमर फॉर्म ऑफ द फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ग्लूकोज बनता है, स्टार्च तो नहीं बना, क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज क्या है, मोनोमर ऑफ द स्टार्च, यानी कि पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट का क्या है, ये कि मोनोमर सिंगल यूनिट्स होता है। ठीक है, तो ये मोनोमर जब डायरेक्टली प्लांट्स के पास अवेलेबल है तो व्हाट द नीड्स ऑफ लाइसोसोम, डाइजेशन की नीड कहां है, डाइजेशन की नीड हमें है, क्यों, वो देखो आप आगे। ठीक है, तो प्लांट्स को ऑलरेडी क्या मिल रहा है, मोनोमर्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, मोनोमर्स। तो मोनोमर डाइजेस्ट थोड़ी होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं पॉलीमर, जैसे स्टार्च मुझे मिलता है तो मैं स्टार्च से ग्लूकोज बनाता हूं। ठीक है, मेरा फूड जो है वो स्टार्च है, मेरा फूड जो हम लोग इंजेस्ट करते हैं फूड को, वो स्टार्च को हम इंजेस्ट करते हैं। अब स्टार्च पहले डाइजेस्ट होगा, मोनोमर में जाएगा, देन मोनोमर ऑक्सीडाइज्ड होकर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो प्लांट्स के पास तो ऑलरेडी मोनोमर है तो डाइजेशन की नीड नहीं है। सो प्लांट्स में लाइसोसोम की नीड नहीं, डाइजेशन नहीं है मतलब लाइसोसोम नहीं होगा। बट एनिमल्स में क्या होता है कि प्लांट्स क्या करता है, जितना ग्लूकोज बनाता है उसका कुछ सम पार्ट यूज कर लेता है, रेस्ट ऑफ ग्लूकोज जो होगा दैट्स कन्वर्ट इनटू द पॉलीमर्स। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो पॉलीमर में, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होंगी, आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और एक पॉलीमर एक लॉन्गर चेल का फॉर्मेशन कर देंगे, इट्स कॉल्ड स्टार्च। और ये स्टार्च कहां चला जाएगा, प्लांट्स के सिंक पार्ट में। सिंक किसको कहते हैं, द फूड स्टोरेज पार्ट ऑफ द प्लांट्स, मे बी रूट, स्टेम और लीव्स, प्लांट्स का कोई सा भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो वो पॉलीमर कहां चला जाएगा, सिंक में। और सिंक किसके लिए है, फॉर कंज्यूमर्स, फॉर एनिमल्स। ठीक है, हम लोग कंज्यूमर्स हैं, हम एनिमल्स हैं, हम हमारा फूड जो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सिंक पार्ट ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स ने जो फूड प्रोड्यूस किया था उसका कुछ पार्ट तो यूज किया। ठीक है, सम पार्ट तो उसने क्या कर लिया, खुद के लिए, सेल्फ के लिए यूज कर लिया मोनोमर फॉर्म में। बाकी रेस्ट ऑफ मोनोमर जो बचे, जो प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है, वो मोनोमर्स क्या होते हैं, कन्वर्ट इनटू द पॉलीमर्स। किसी भी पॉलीमर में, स्टार्च में, सेल्यूलोज में, पेक्टिन में, लिग्निन में, दे आर पॉलीमर्स। ये कौन से हैं, पॉलीमर्स होते हैं। तो इस पॉलीमर्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन पॉलीमर मूव इनटू द सिंक पार्ट ऑफ द प्लांट। वो पॉलीमर क्या हो जाएगा, प्लांट के किसी पार्ट में, पर्टिकुलर पार्ट में जाके हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, जहां से एनिमल्स उसको ऑब्टेन कर लेंगे। तो एनिमल्स को जो फूड मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर, कौन सी फॉर्म में मिल रहा है, पॉलीमर में मिल रहा है। तो पॉलीमर्स मोनोमर्स में कन्वर्ट होंगे, बट वो बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स, बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। सो प्लांट्स डू नॉट नीड्स ऑफ लाइसोसोम, प्लांट्स को लाइसोसोम की नीड नहीं है, बट एनिमल्स नीड्स ऑफ लाइसोसोम फॉर द डाइजेशन, फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ पॉलीमर इनटू द मोनोमर। क्योंकि एनिमल्स कंज्यूम द फूड, एनिमल कंज्यूम ऑफ फूड फ्रॉम द सिंक पार्ट ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर। प्लांट जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट जो फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, सॉरी एनिमल जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, प्लांट्स के सिंक पार्ट से, वहां पर फूड जो है वो कौन सी फॉर्म में है, पॉलीमर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में है, पॉलीमर फॉर्म में। सो प्लांट्स नीड्स ऑफ डाइजेशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ पॉलीमर इनटू द मोनोमर, मीन डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब ही होता है पॉलीमर से मोनोमर्स बनाना, क्योंकि एनर्जी हम लोग ऑब्टेन करते हैं मोनोमर से। फूड जो मैं ले रहा हूं वो कौन सी फॉर्म में ले रहा हूं, पॉलीमर फॉर्म में ले रहा हूं। कौन सी फॉर्म में ले रहा हूं, पॉलीमर फॉर्म में ले रहा हूं, स्टार्च फॉर्म में ले रहा हूं, प्रोटीन्स फॉर्म में ले रहा हूं, फैट में ले रहा हूं। प्रोटीन के एमिनो एसिड्स मोनोमर्स होते हैं, फैट के फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मोनोमर्स होते हैं। तो हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, वो पॉलीमर फॉर्म में इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, एनर्जी बनी के मोनोमर से। तो पहले एनिमल्स का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वह डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट
पॉलीमर्स को मोनोमर में कन्वर्ट करेगा, देन आफ्टर मोनोमर्स जो होंगे ऑक्सीडाइज होंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इनटू द एनर्जी। फिर उसी एनर्जी को हम लोग किस में यूज करते हैं, फंक्शनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है। सो प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंस होगा, सॉरी प्लांट्स में क्या होगा, लाइसोसोम कंप्लीटली एब्सेंट होंगे और एनिमल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये ध्यान रखना, स्पेशली फॉर द लाइसोसोम्स। ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट था ना, क्लोरोप्लास्ट ओनली प्रेजेंट्स इन प्लांट सेल। ठीक है, ऐसे ही लाइसोसोम्स ओनली प्रेजेंट्स इन एनिमल सेल्स। लाइसोसोम किससे प्रेजेंट्स होंगे, एनिमल सेल्स से प्रेजेंट्स होंगे। हाँ, फंगस प्लांट्स है, फंगस क्या होता है, प्लांट्स आता है, बट फंगस में क्लोरोफिल्स नहीं होते हैं, तो फंगस हेटेरोट्रॉप्स में आ गया, तो फंगस में भी आपको लाइसोसोम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, लाइसोसोम, जो अपना फूड जो अपना फूड अदर्स से कंज्यूम कर रहे हैं। अब अदर्स से कंज्यूम करने का मतलब क्या हो गया, पॉलीमर्स को कंज्यूम करना। और पॉलीमर्स अगर आ रहे हैं तो फर्स्ट पॉलीमर कन्वर्ट इनटू द मोनोमर्स। पॉलीमर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मोनोमर में कन्वर्ट होंगे। उसके आफ्टर मोनोमर्स क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ऑक्यूरेंस में ध्यान रखना, लाइसोसोम्स ओनली प्रेजेंट्स इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स में कंप्लीटली लाइसोसोम क्या मिलेंगे आप लोगों को, एब्सेंट मिलेंगे। रीजंस मैंने आपको क्लियरिफाई कर दिया है। ठीक है, उसके आफ्टर नंबर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द फंक्शंस। जहां डाइजेशन ज्यादा होगा, जहां पर डाइजेशन ज्यादा होगा, उन सेल्स के अंदर नंबर ऑफ लाइसोसोम्स क्या मिलेंगे आप लोगों को, ज्यादा मिलेंगे। जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है। आप अदर सेल्स की बात करोगे, लीवर सेल्स में है, तो वहां पर डाइजेशन का रोल कम है। वहां पर भी काम तो होता है, अदर सेल्स को डाइजेस्ट करते हैं। अदर सेल्स क्या करते हैं, जैसे डेड सेल्स हो गई, या डैमेज सेल्स है, या हार्मफुल सेल्स होती हैं, उनको डाइजेस्ट करती हैं ये। ठीक है, बट वहां पर इनका फंक्शन क्या होगा, कम मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अदर ऑर्गन्स में लाइसोसोम, हमें सेल ऑर्गन्स को वैसे लर्न मत करो, सेल ऑर्गन्स को लर्न करो उनके फंक्शंस के आधार पर, कि सेल कौन सा सेल ऑर्गन क्या फंक्शन कर रहा है। ठीक है, और उस फंक्शन की नीड किस ऑर्गन को ज्यादा है, उस फंक्शन की नीड किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा है, तो वहां पर नंबर ऑफ सेल ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अनदर ऑर्गन्स में नंबर ऑफ सेल ऑर्गन्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लाइसोसोम का फंक्शंस क्या है, डाइजेशन का है। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में लाइसोसोम्स की जो नंबरिंग होगी वो मोर होगी देन ऑफ द अनदर सेल्स। ओके, तो नंबर्स आप ऐसे ध्यान रखेंगे। साइज वगैरह आप बुक से स्टडीज कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन्स में आता है ये। अब आता है मेन इसका स्ट्रक्चर, सिंपल है, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम का मीन समझ में आ गया आप लोगों को। लाइसोसोम इट्स ए डाइजेस्टिव बॉडी। ये क्या है, एक डाइजेस्टिव बॉडी होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन विच आर ऑक्योर इन द मेम्ब्रेन ऑफ, इनर मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम। मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम्स के अंदर, लाइसोसोम जो मेम्ब्रेन होती है उसके इंटरनल पार्ट्स के अंदर आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वो होते हैं जो डाइजेशन में यूज होते हैं, जो पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करते हैं। आपने एमाइलेज का नाम सुना होगा, लाइपेज का नाम सुना होगा, सुक्रीज है, लैक्टेज है, ग्लूको, या आप लोगों का पेप्सिन है, रेनिन है या नहीं है। ठीक है ना, ये टोटल एंजाइम्स क्या है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दे आर कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये कौन से एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कहां पर होते हैं, मेम्ब्रेन, इंटरनल मेम्ब्रेन्स ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर इंटरनल मेम्ब्रेन से एडेसिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, तो लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइसोसोम, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। तो ये बेसिकली बुक में 4 टाइप्स का दिया हुआ है। प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, उसके आफ्टर आता है सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, उसके आफ्टर आता है टर्सरी लाइसोसोम्स। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी, लिख लेते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, देन ये लिख देता हूं मैं टर्सरी लाइसोसोम। फर्स्ट हम 3 लाइसोसोम को स्टडीज करते हैं, चौथा आता है ऑटोफेगो, ऑटोफेगोसोम या ऑटोलाइसिस। ठीक है, पहले हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों पढ़ते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्सरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, जस्ट लाइक अ वेसिकल, ये एक वेसिकल है। ठीक है, और वेसिकल में ये एंजाइम्स है सारे। ठीक है, दिस इज प्राइमरी लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, इट इज इनएक्टिव, इट इज
एक्टिव। क्या होता है ये? एक टाइप से इनएक्टिव है। क्या ये फॉर्म है? एक वेसिकल फॉर्म है ये, इसको हम लोग कहते हैं वेसिकल, जो ओवल फॉर्म में होती है, ठीक है, वेसिकल है। इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम यूनिट मेम्ब्रेन में, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स में आता है, और उसके अंदर मैंने कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, दे आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, बट दीज आर कंप्लीटली इनएक्टिव, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं कंप्लीटली क्या होते हैं? वो इनएक्टिव फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है ना। अब ये लाइसोसोम क्या होता है? कनेक्ट विद द फूड। किसके साथ कनेक्ट होता है ये? कनेक्ट विद द फूड, ठीक है, कनेक्ट विद द फूड। अब फूड जो होता है बेसिकली टू फॉर्म्स में होता है, फेगोसोम एंड पिनोसोम्स। फेगोसोम एंड पिनोसोम, ठीक है। अब फेगोसोम मतलब सॉलिड फॉर्म, और पिनोसोम का मीन हो गया लिक्विड फॉर्म। भाई फूड किस फॉर्म में ले रहे हो आप लोग? ड्रिंक फॉर्म में ले रहे हो, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो, या फूड जो है वो आप लोगों का सॉलिड फॉर्म में है? तो बहुत टाइप्स ऑफ फूड हम लोग गेटिंग करते रहते हैं। हम लिक्विड फॉर्म में फूड लेते रहते हैं, तो हम लोग सॉलिड फॉर्म में भी फूड को लेते रहते हैं। जेली फॉर्म में भी लेते हैं, कोई सॉलिड फॉर्म, चपाती सॉलिड फॉर्म ही हो गया। मिल्क ले रहे हो आप लोग, या कोई भी चीज ड्रिंक में ले रहे हो, तो वो उसका लिक्विड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो फूड जो है वो फेगोसोम यानी कि सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, या पिनोसोम फॉर्म में हो सकता है। फूड कहां पर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म में ही कौन प्रेजेंट है? प्राइमरी लाइसोसोम। कौन प्रेजेंट है? प्राइमरी लाइसोसोम। तो मैंने कहा दैट इज अ फूड, ये क्या था? फूड था। अभी पेगोसोम है या फेगोसोम है, सॉलिड फॉर्म है या पिनोसोम है, दैट्स नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं, फूड होना चाहिए हमारे पास। मिल्क लिया है तो मिल्क में भी तो आपको एक कंटेंट्स है कि नहीं है? ऑर्गेनिक कंटेंट तो उसमें प्रेजेंट है, तो उनका भी डाइजेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइमरी लाइसोसोम जो है इट्स अ वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूनिट मेम्ब्रेन फॉर्म में होता है ये, और उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म्स में होते हैं। ये प्राइमरी लाइसोसोम छोटा सा फॉर्म है, प्राइमरी लाइसोसोम, जिसमें एंजाइम्स तो हैं बट ऑल एंजाइम्स आर इनएक्टिवेट फॉर्म। कौन सी फॉर्म में है? इनएक्टिवेट फॉर्म में। जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम कनेक्ट विद द फूड, ठीक है, फूड में भी फेगोसोम्स या पिनोसोम, जो फूड इसके साथ कनेक्ट हो रहा है वो फूड सॉलिड फॉर्म में हो सकता है या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसके साथ कनेक्ट होगा। क्या होगा? इसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, और ये कनेक्ट हो गया। ये प्राइमरी लाइसोसोम हो गया, और ये हो गया मेरा फूड हो गया, ठीक है। ये मेरा प्राइमरी लाइसोसोम है एंड दैट इज फूड। अब इसका क्या हो जाएगा? एंडोसाइटोसिस हो जाएगा, यानी फूड जो है वो सेल्स के अंदर, ध्यान रखना, सेल्स के बाहर जाना। कोई भी चीज को आप सेल के आउट कर रहे हो तो एक्सोसाइटोसिस, और किसी चीज को सेल के अंदर ले रहे हो, इन्वेजिनेटेड कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। क्या होगा? एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये कहां चला जाएगा? सेल इसके लाइसोसोम के अंदर चला जाएगा, ठीक है, दैट इज, ये अंदर आ गया ये, और ये इसके एंजाइम्स हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम्स। इसको मैं क्या कहूंगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। व्हेन अ फूड कनेक्ट विद द प्राइमरी लाइसोसोम, जब फूड जो है प्राइमरी लाइसोसोम के साथ कनेक्ट होकर इनवेजिनेटेड हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर की ओर चला जाएगा, अंदर आ गया, देन प्राइमरी लाइसोसोम इज कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम। दैट कंडीशन, इस कंडीशंस में जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स से, ऑल एंजाइम्स कौन सी फॉर्म में आ जाएंगे? एक्टिवेट फॉर्म में आ जाएंगे। कौन सी फॉर्म में आ जाएंगे? एक्टिवेट फॉर्म में आ जाएंगे। प्राइमरी लाइसोसोम जब तक इसको फूड नहीं मिलता है, जब तक इसको फूड अवेलेबल नहीं होता है, प्राइमरी लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होंगे। कौन सी फॉर्म में होंगे? इनएक्टिवेट फॉर्म में होंगे। जैसे ही फूड इसको अवेलेबल हो जाएगा, फूड इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, फूड मैंने बताया दो फॉर्म्स में आएगा, या तो सॉलिड फॉर्म में आएगा या लिक्विड फॉर्म में आएगा, ठीक है, फूड कोई सा भी हो। जैसे इसके साथ कनेक्ट होकर इंटरनल पार्ट में अंदर, इसके लाइसोसोम के अंदर एंटर कर जाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम, और सेकेंडरी लाइसोसोम क्या हो गया? अब जैसे सेकेंड लाइसोसोम बनेगा, जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो इनएक्टिवेट फॉर्म में थे, अब वो क्या हो गए? एक्टिवेट, क्योंकि फूड आ गया, उनके पास फूड प्रेजेंस है, तो उनको अपना फंक्शन स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होकर फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब आपको पता है कि जैसे ही डाइजेशन होगा, अब यहां से क्या चालू हो जाएगा? डाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो डाइजेशन के बाद में क्या होगा कि कंप्लीट लाइसोसोम में जो फूड है टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डाइजेस्टिव, जैसे हम लोग डाइजेशन पढ़ते हैं ना, एंड अनडाइजेस्टिव। 10th में पढ़ा होगा आप लोगों को डाइजेशन के बारे में,
ठीक है भाई, जितना मैं फूड इंजेस्ट करता हूं कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, कुछ पार्ट डाइजेस्ट हो जाता है और कुछ पार्ट अनडाइजेस्ट रहता है। अनडाइजेस्ट मतलब जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, इंजेक्शन फॉर्म में प्रेजेंस है, तो वो फूड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। सो उस फूड को हम क्या करते हैं, फेसेस या स्टूल के रूप में पास आउट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ द एनस। ठीक है, उसको एनस के थ्रू हम क्या कर देंगे, पास आउट कर देंगे। यू नो अबाउट ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द एनस के, आप सब जानते हो आप इन चीजों को। ठीक है, तो जैसे ही सेकेंडरी लाइसोसोम कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी लाइसोसोम पता आप लोगों ने, प्राइमरी लाइसोसोम कनेक्ट विद द फूड एंड स्टार्ट द सेकेंडरी लाइसोसोम। जैसे ही सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा, ऑल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट से एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एक्टिवेट फॉर्म से कन्वर्ट होने मतलब स्टार्ट ऑफ द डाइजेशन। अब लाइसोसोम के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही डाइजेशन स्टार्ट होगा तो लाइसोसोम में जितना फूड एंटर हुआ था वो फूड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पर्टिकुलर समय तक चलता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक डाइजेशन होगा, उसके आफ्टर डाइजेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव और अनडाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव एंड अनडाइजेस्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब डाइजेस्टिव जो है वो तो यूजफुल है और अनडाइजेस्टिव क्या है, अनयूजफुल है। तो अब क्या करेगा, डाइजेस्टिव फूड क्या हो जाएगा, ये लाइसोसोम क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है लाइसोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर। कंप्लीट साइटोप्लाज्म क्या करता है, सर्कुलेट मतलब घूमता रहता है। तो ये क्या करेगा, डाइजेस्टिव फूड को अपने पोरस से, इसके पास पोरस होते हैं मेम्ब्रेन्स के ऊपर, उन पोरस से क्या कर देगा, साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा। यूजफुल फूड है ना, उसको साइटोप्लाज्म छोड़ देगा, उसको तो साइटोप्लाज्म में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। जो डाइजेस्टिव फूड था, कौन सा फूड, जो डाइजेस्टिव था, उसको तो क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा। अब अनडाइजेस्टिव फूड तो हार्मफुल है, उसको रिलीज थोड़ी करेगा, ये उसको रिलीज नहीं करेगा। तो अब क्या रह गया, जब कंप्लीटली डाइजेस्टिव फूड लाइसोसोम से रिलीज हो जाए, कहां पर रिलीज हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सोइल ऑर्गन है ना, तो साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम ने फूड को लिया और फूड को लेकर उसने डाइजेशन स्टार्ट किया। डाइजेशन स्टार्ट होते फूड डाइजेस्टिव और अनडाइजेस्टिव फूड में कन्वर्ट हो गया। कुछ फूड डाइजेस्ट हो गया और कुछ फूड अनडाइजेस्ट, डाइजेस्ट का मतलब मोनोमर्स बन गए, और कुछ फूड अभी भी पॉलीमर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो पॉलीमर का मैं क्या यूज करूंगा, मेरे तो यूजलेस है वो, तो मोनोमर्स को तो क्या कर देगा, मोनोमर मतलब डाइजेस्टिव फूड को तो साइटोप्लाज्म में घूम घूम कर सर्कुलेट होकर क्या करता है, ये रिलीज, छोड़, ड्रॉप आउट कर देता है। अब उस लाइसोसोम में कौन सा फूड रह गया, अनडाइजेस्टिव फूड, दैट नाउ इट्स कॉल्ड टर्सरी लाइसोसोम्स। इसको हम क्या कहते हैं, टर्सरी लाइसोसोम को हम कहते हैं रेजिडुअल लाइसोसोम्स। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, वेस्ट कंटेंट्स। अब इसके पास कौन से कंटेंट्स रह गए, वेस्ट फॉर्म कंटेंट्स रह गए इसके पास में, जिनका मेरी बॉडी में कोई यूज नहीं है। भाई जो 2 घंटे तक डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके बाद भी डाइजेस्ट फूड तो है लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर वो मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा, वेस्ट हो जाता है। तो वो वेस्ट फूड इट्स कॉल्ड रेजिडुअल लाइसोसोम। अब मेरे पास कौन सा लाइसोसोम रह गया है, रेजिडुअल, क्योंकि जो मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट, डाइजेस्टिव पार्ट जो था वो तो हमने रिलीज कर दिया, कहां पर, थ्रू आउट ऑफ साइटोप्लाज्म में। कंप्लीट साइटोप्लाज्म के अंदर लाइसोसोम क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। तो धीरे धीरे डाइजेस्टिव फूड को क्या करता है, पूरी साइटोप्लाज्म क्या कर देगा, ड्रॉप आउट कर देगा। वो साइटोप्लाज्म, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी पड़ा हुआ है, गोल्जी बॉडीज भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी है, जिसको जिसकी नीड होगी वो उसको यूज करके उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है। तो लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम जैसे ही फूड के साथ कनेक्ट होता है, फूड का डाइजेशन स्टार्ट कर देगा, एंड डाइजेशन स्टार्ट होते हैं फूड डाइजेस्टिव और अनडाइजेस्टिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन डाइजेस्टिव फूड जो है that is released throughout of cytoplasm by the help of secondary lysosome. Now complete digestive food release होने के after, अब secondary lysosome में क्या बच गया, only undigested food, so it's called residual lysosome. कौन सा रह गया, residual lysosome. अब residual lysosome के सेल में क्या नीड है, सेल में कुछ भी नीड नहीं होगी, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, residual lysosome को क्या करते हैं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस किसकी हेल्प से, एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से क्या कर देंगे, उसको सेल से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा, जो स्टूल के रूप में, एफएसएस के रूप में क्या कर दिया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। बट सेल के अंदर इसका कोई यूज नहीं है। अब इस सेल के अंदर रेजिडुअल लाइसोसोम का कोई यूज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीटली वेस्ट कंपोनेंट्स है। कौन से कंपोनेंट्स हैं, वेस्ट कंपोनेंट्स है। तो वेस्ट कंपोनेंट्स को एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ऑफ द एक्सोसाइटोसिस रिमूव आउट ऑफ द सेल्स, सेल से क्या कर देंगे, हम उसको रिमूव कर देंगे, आउट कर देंगे, सो स्टूल के रूप में बाहर निकल जाएगा वो। तो मेन जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइसोसोम में 3 पार्ट मैंने बताया आप लोगों को, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्सरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम छोटा सा पार्ट बताया मैंने,
मेन सेकेंडरी लाइसोसोम है जहां पर कंप्लीटली डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के आफ्टर फूड इज कन्वर्टेड टू फॉर्म, डाइजेस्टिव और अनडाइजेस्टिव फॉर्म। डाइजेस्टिव फॉर्म जो है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाएगा और अनडाइजेस्टिव फॉर्म जो है इट्स कॉल्ड रेजिडुअल लाइसोसोम, थर्ड लाइसोसोम हो जाएगा। और रेजिडुअल लाइसोसोम इट्स अ वेस्ट, कंप्लीटली वेस्ट बॉडी सेल के लिए, सो इसको एक्सोसाइटोसिस है। एक्सो मतलब बाहर निकालना, साइटोसिस मतलब सेल से, सेल से हम क्या करते हैं उसको बाहर निकाल देंगे, इट्स कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो वो रेजिडुअल लाइसोसोम जो स्टूल निकलता है मॉर्निंग के अंदर या पैसेज जो निकलते हैं उसी को हम रेजिडुअल लाइसोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और रेजिडुअल लाइसोसोम्स, ठीक है। एक लाइसोसोम और मिलेगा आपको यहां पर, बोर्ड खराब हो गया। थर्ड है, आपने सुना होगा कि लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं। उसका रीजन क्या है? फोर्थ है जिसको हम लोग ऑटोलाइसोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है, या लाइसिस भी कह सकते हो आप लोग, ऑटोफेगी भी कह सकते हो आप इसको, ऑटोफेगोसोम्स और ऑटोफेगोसोम्स, ऑटोफेगोसोम्स कहते हैं। ऑटोलाइसोसोम्स या ऑटोफेगोसोम्स का मतलब क्या होता है कि कई बार तो क्या होता है ये दो रिएक्शंस करता है, जैसे एक सेल है, ठीक है, दो कंडीशंस में काम करता है ये सेल है। सेल में क्या करता है कि सेल के अंदर लाइसोसोम्स, लाइसोसोम के साथ साथ क्या होता है अनदर ऑर्गन्स भी प्रेजेंस होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनको डाइजेस्ट करना जरूरी है। उनको क्या करना जरूरी होता है? डाइजेस्ट करना जरूरी होता है। तो क्या करता है अपने सेल के ऑर्गन्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, अपने सेल के ऑर्गन्स को क्या करता है डैमेज, क्या करना उनको डाइजेस्ट करेगा, उनको क्या करेगा, उनको डाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो डैमेज हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, भले वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, भले वो क्लोरोप्लास्ट हो, वो गोल्जी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो, यानी अपनी ही सेल के सेल ऑर्गन्स को क्या करता है डाइजेशन का काम करता है। एक तो वो होता है, बट इस कंडीशन में हम उसको सुसाइड बैग नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है कि इसकी मेम्ब्रेन से जो इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फटने से, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, फट जाती है, जिससे जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में आकर जितने भी सेल से सेल लिविंग ऑर्गन्स होते हैं उन सब ऑर्गन्स को क्या करते हैं डैमेज कर देते हैं, जिससे कंप्लीट सेल क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स। यानी कभी कभार क्या करता है ये अपनी सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है, अपनी सेल की डेथ का रीजन बन जाता है कई बार, इट्स कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। लेकिन जो मैंने पहला रीजन बताया कि कई बार अपने ही ऑर्गन्स को डाइजेस्ट करता है, तो उसका रीजन क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया लाइफ की कंप्लीट हो चुकी है, वो डैमेज हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो क्या करता है उसको फेगोसाइटोसिस करता है, यानी उसको डाइजेस्ट करके उसको रिमूव कर देगा सेल से। उसको क्या कर देगा? रिमूव। जितने भी मतलब क्या कह सकते हैं उसको, जिन सेल ऑर्गन्स की बॉडी को नीड नहीं होती है, जो हार्मफुल कंडीशन में आ चुके हैं, उन हार्मफुल सेल ऑर्गन्स को डाइजेस्ट करके उसको रिमूव आउट करता है। उसको हम लोग ऑटोलाइसोसोम्स कहते हैं। हम अपनी सेल के सेल ऑर्गन्स को, अपनी ही सेल के सेल ऑर्गन्स का डाइजेशन भी ये करता है, ठीक है। उसके आफ्टर क्या होता है, कई बार लाइसोसोम की मेम्ब्रेन रप्चर होने से हार्मोन्स क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। हार्मोन्स क्या आ जाएंगे बाहर, सॉरी एंजाइम्स क्या आ जाएंगे, बाहर पर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं, मतलब इसकी मेम्ब्रेन जो होती है टू टाइप्स में होती है, स्टेबिलाईजर और लेबिलाईजर। स्टेबिलाईजर तो क्या होता है कि इसकी मेम्ब्रेन बहुत टाइट होती है, रिज्ड फॉर्म में होती है, स्ट्रांग होती है, तो मेम्ब्रेन इजीली फटेगी नहीं। लेबिलाईजर फॉर्म में क्या होता है कि इसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। तो मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाए तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहां पर आ गए, साइटोप्लाज्म में आ गए। कहां पर आ गए? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में टोटल चारों तरफ ऑर्गन्स ही ऑर्गन दिख रहे, खाने चीजें दिखेंगी उसको, तो क्योंकि ऑर्गन्स बने किससे हैं, लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वहां पर अलग चीज तो है ही नहीं ना। मैं अपनी बॉडी की बात करूं, किससे बना हुआ है, लिपिड, प्रोटीन और फैट से बना हुआ है, और तो कुछ है ही नहीं इसके पास में, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे कहां पर आ गए, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, और साइटोप्लाज्म में रिलीज होकर जितने भी ऑर्गन्स होंगे उनको क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे, यानी अपनी ही सेल की क्या कर देंगे, डेथ कर देते हैं। अपनी सेल क्या करते हैं, डेथ। अब खुद की सेल की डेथ हो गई तो खुद कहां बचेगा, खुद भी खत्म हो जाएगा। सो इट्स कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग के नेम से भी इसको हम जानते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब इसके फंक्शन जो है, मेन क्या फंक्शन, डाइजेशन के हैं। अब ये डाइजेशन जो है दो फॉर्म्स में करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर।
इंट्रा सेलुलर मतलब क्या हो गया, सेल के अंदर डाइजेशन करता है, जो जनरली करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का सेल के बाहर को डाइजेशन करना होता है, तो ये अपने एंजाइम्स को, हार्मोन्स को क्या करता है, बाहर मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर को रिलीज कर देता है, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर भी करता है और इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर डाइजेशन होना, तो वो तो हम लोगों ने पढ़ा है भी, सेल के अंदर पूरा डाइजेशन हुआ, हम लोग लाइसोसोम कैसे डाइजेशन करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कि सेल के बाहर अगर डाइजेशन करना है, सेल के बाहर का मतलब क्या हो गया, इंट्रासेलुलर स्पेसेस के अंदर अगर डाइजेशन करना है तो ये अपने एंजाइम्स को क्या करते हैं, बाहर की ओर रिलीज कर देता है। तो दोनों टाइप्स के यहाँ पर आपको डाइजेशन मिल जाएंगे, बाकी आप फंक्शन स्टडी कर सकते हो। तो ये तो हो गया आप लोगों का लाइसोसोम्स। ध्यान रखिए चीज को, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे ऑर्गन्स है। उसके आफ्टर आता है सेकंड राइबोसोम। राइबोसोम 6 सेल ऑर्गन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद में एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स। ये हमारा 6 सेल ऑर्गन्स आ गया है, ठीक है। राइबोसोम्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है। राइबोसोम्स को रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने ऑब्जर्व किया प्लांट सेल्स में, ठीक है। पैलेड ने इसको ऑब्जर्व किया एनिमल सेल्स में, ठीक है। इसको पैलेड पार्टिकल्स के नेम से भी जानते हैं, पैलेड पार्टिकल के नेम से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके आफ्टर क्लाउडे ने इसको माइक्रोसोम का नेम दिया, कि बहुत सूक्ष्म, माइक्रो मतलब क्या हो गया, स्मॉलर साइज ऑर्गन्स होते हैं, माइक्रोसोम। कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको बिल्कुल इतने स्मॉलर होते हैं, तो स्मॉलर उन्होंने क्या कर दिया, उसको नाम क्या दे दिया, माइक्रोसोम दे दिया। क्या नाम दे दिया उसको, माइक्रोसोम। लेकिन जब स्ट्रक्चर स्टडी हुआ इसका, तो रॉबर्ट ने इसको राइबोसोम्स का नेम दिया। किसका नेम दिया, राइबोसोम। क्यों दिया, देखते हैं। तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन्स ने प्लांट सेल्स में इसको ऑब्जर्व किया था, पैलेड ने इसको एनिमल सेल्स में रिप्रेजेंट किया, इसको पैलेड पार्टिकल्स के नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। क्लाउडे ने इसको माइक्रोसोम का कहा, क्यों, माइक्रो मतलब स्मॉलर साइज, सोम का मतलब तो बॉडी हो गया, ठीक है। माइक्रो मीन क्या हो गया, स्मॉलर साइज ऑर्गन्स, ठीक है। और रॉबर्ट ने आफ्टर स्ट्रक्चर, जब इसका स्ट्रक्चर नॉलेज में आ गया, तो इसको नाम दिया राइबोसोम्स, ठीक है। उसके आफ्टर, अरे यार राइबोसोम जो है, अकरेंस ये बहुत टाइप्स ऑफ सेल्स में मिलेंगे आप लोगों को। प्रोकैरियोटिक में मिलेंगे एंड यूकैरियोटिक में भी मिलते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में जो इनका टाइप है वो है 70S, और यूकैरियोटिक में जो टाइप है उनका 80S। एस जो है यहां पर वो स्वेडबार्ग एक यूनिट है, जिसको अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें, जैसे सेकंड सभी यूनिट, सेकंड, मिनट, किलोमीटर सभी यूनिट्स में आती है, ऐसे यहाँ पर क्या है, स्वेडबार्ग यूनिट है, जिनको अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 10⁻13 सेकंड्स के बराबर होता है। ये कितना बराबर होता है, 10⁻13 सेकंड्स के बराबर होता है स्वेडबार्ग, एक स्वेडबार्ग, सिंगल स्वेडबार्ग जो होता है। तो स्वेडबार्ग एक यूनिट है, स्वेडबार्ग ने इसको ऑब्जर्व किया था, तो उसको अपने नेम से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक 2 टाइप्स के देखे हम लोगों ने, एक 70S टाइप का और एक 80S टाइप का, ठीक है। 70S टाइप का प्रोकैरियोटिक होता है और 80S टाइप का यूकैरियोटिक होता है। इट्स अ सिंगल सेल ऑर्गन विच इज ऑक्योर बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। राइबोसोम्स नेक्ड होता है, नेक्ड का मतलब क्या, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गन्स है। हमने मैंने आपको कई वीडियोज में बताया है कि राइबोसोम इट्स अ नेक्ड और विदाउट मेम्ब्रेन, सो इट्स ऑक्योर बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक में भी है तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी क्या होता है, प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो राइबोसोम्स का हो गया ऑक्यूरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में आ गया, ठीक है ना। 70S जो है वो प्रोकैरियोटिक के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट,
पढ़ाया मैंने आप लोगों को, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंस होता है, ठीक है। 70s जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंस होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंस होगा। तो ऑक्यूरेंस में राइबोसोम नेकेड होता है, यानी विदाउट मेम्ब्रेन्स होता है। ऑक्यूरेंस में ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप्स के सेल्स में होता है। एक में 70s हो गया तो एक में 80s हो गया। उसके आफ्टर राइबोसोम्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, तो यहां पर दो वर्ड्स हैं, राइबोन्यूक्लियो यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड RNA पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्लस प्रोटीन, प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर क्या होता है, ये बना होता है। इट इज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर हमने देखा, इट्स मेड बाय राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब RNA प्लस प्रोटीन। RNA 3 टाइप्स के होते हैं, tRNA, mRNA और rRNA। R का मतलब राइबोसोमल RNA, ठीक है। तो यहां पर कौन सा RNA मिलेगा आपको, rRNA। R का मतलब होता है राइबोसोमल, राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, जो ओनली राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है ना। RNA जो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है, बट 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA, जो कहां प्रेजेंस होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। बट RNA जो होता है 3 टाइप्स का होता है, उसमें एक टाइप होता है rRNA। rRNA जो राइबोसोमल्स होता है, क्या होता है, राइबोसोमल RNA होता है। ये प्रोटीन्स के साथ कंबाइंड होकर राइबोसोम्स को बनाता है। क्या किसको बनाता है, राइबोसोम्स को ये फॉर्म करने का काम करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है इसका वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, RNA प्लस प्रोटीन से बना होता है। RNA कौन सा होता है इसमें, rRNA यानी राइबोसोमल RNA इसके अंदर प्रेजेंस होता है। राइबोसोम नेक्ड है, मतलब विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंस होता है। ये बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स में होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में 70s, S यहाँ पर एक यूनिट है, जैसे सेकेंड, हम जितनी यूनिट्स बात करते हैं, किलोमीटर, मीटर, डाल्टन वगैरह, जितने हम यूनिट्स की बात करते हैं, हम यूनिट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट्स को जब देखा तो मैंने 2 प्रकार के राइबोसोम देखे। एक मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखा, जहां पर कितना S कितना था, 70 था, और जब यूकैरियोटिक में देखा तो S कितना था, 80 था, ठीक है। मैं दोनों में थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हो आप लोग। अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं, मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 2.7 10⁻⁶ डाल्टन। अब डाल्टन भी क्या है, एक यूनिट ही है, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट यानी इसका वेट, मॉलिक्यूलर मतलब इस मोल का जो वेट होता है वो कितना है, 2.7 × 10⁻⁶, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 4.7 × 10⁻⁶ डाल्टन, ठीक है। वो थोड़ा सा भारी होता है, ये थोड़ा सा लाइट होता है, ठीक है ना। तो स्वेडबर्ग 70s, 80s, S यहाँ पर क्या है, स्वेडबर्ग है। स्वेडबर्ग एक मेजरमेंट यूनिट्स होती है, उसके आधार पर हमने दो टाइप्स के राइबोसोम्स ऑब्जर्व किए हैं, एक प्रोकैरियोटिक में और एक यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ये है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ये वाला है, ठीक है। इसके आफ्टर हम देखते हैं अब 70s जो राइबोसोम्स है, ये तो यूनिट है इसकी, ये क्या है, यूनिट है। 70s राइबोसोम जो है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। सब यूनिट वो है 50s और 30s, 50s और 30s, ठीक है। 50s जो है इसकी लार्ज सब यूनिट है, लार्जर, और ये कौन सी है इसकी, स्मॉलर सब यूनिट्स में आता है, ठीक है ना। यानी कि 70s जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है वो 2 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, एक लार्जर होती है और एक स्मॉलर होती है, जैसे इस टाइप से। ये तो होगी लार्जर, और एक क्या हो जाएगी इसकी, स्मॉलर,
ठीक है, ये कैप लाइक होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लार्जर सब यूनिट्स हो गई और ये स्मॉलर सब यूनिट्स हो गई, ठीक है ना। ये जो किससे बने होते हैं, ये आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो 50s और 30s, ऐसे ही 80s जो है ये भी दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। एक है 60s और सेकंड है 40s। ये लार्जर है एंड दैट इज स्मॉलर, ठीक है, लार्जर एंड स्मॉलर, ठीक है। ये 50s लार्जर हो गई, 30s स्मॉलर हो गई, ये 60s लार्जर हो गई, 40s स्मॉलर हो गई। ध्यान रखना ये जितनी भी सब यूनिट्स होती हैं ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में होते हैं हमेशा। कौन सी फॉर्म में होती है, इंडिपेंडेंट होती है साइटोप्लाज्म में, इंडिपेंडेंसी फॉर्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर इंडिपेंडेंट फॉर्म में क्या होती है, ये प्रेजेंस होती है, मूव करती रहती है, आराम से पड़ी रहती है अपनी, ठीक है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी भी अटैच होने का मैं बताऊंगा अटैच कैसी होंगी। तो 50s है, 30s है, 60s है, 40s है। 60s 40s के साथ कनेक्ट होकर 80s बनाता है और 50s 30s के साथ कनेक्ट होकर क्या बनाता है, 70s बनाता है। क्या बनाता है, 70s बनाता है। अब ध्यान रखना ये क्या बने हुए हैं, प्रोटीन प्लस किससे बने हुए हैं, प्रोटीन प्लस आरएनए, राइबोसोमल आरएनए से क्या होते हैं, ये बने होते हैं, ठीक है। अब आरएनए जो है मैं थोड़ा बताता हूं, इसका मेन केमिकल कंपोजिशन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें केमिकल कंपोजिशन है कि हमने कहा ये 70s आ गया, 50s एंड 30s, ठीक है। अब 30s जो है इसमें एक टाइप का आरएनए होता है, वो होता है 16S आरएनए। इसके बाद दो टाइप्स के आरएनए होते हैं, 23S आरएनए एंड 5S आरएनए। ये S है, ये 5 है, ठीक है। 23S आरएनए, 5S आरएनए, यानी कि इसमें दो टाइप्स के आरएनए हैं। वो कौन से, 23S और 5S, ठीक है ना। इसमें ओनली सिंगल टाइप्स ऑफ आरएनए होगा, वो है 16S टाइप का आरएनए होगा, ठीक है ना। ऐसे ही 80S जो है टू टाइप्स में डिवाइड है, 40S और 60S, 40S और 60S, ठीक है। 40S जो है वो एक टाइप का आरएनए होगा, 18S आरएनए, ठीक है। यहां पर 3 टाइप्स के आरएनए मिलेंगे आप लोगों को, 28S आरएनए, 5S आरएनए और 5.8S आरएनए, ठीक है। आप याद रखना इसमें प्रोटीन जो मिलेंगे आप लोगों को वो अप्रोक्स 51 टाइप्स के मिलेंगे, ठीक है। और इसमें जो प्रोटीन्स मिलेंगे वो 70 टाइप्स के मिलेंगे आप लोगों को। प्रोटीन तो सब अलग अलग मिलेंगे ना, प्रोटीन जो है, और मैं बुक में कंफर्म कर लूंगा वैसे, ठीक है, ठीक है। 70 टाइप्स के प्रोटीन्स मिलते हैं 80S में, जिसमें 30 टाइप्स तो हो गया 40 में, और 40 टाइप्स हो जाएंगे इसके अंदर 60S टाइप्स में हो जाएंगे। मैं टोटल 70 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं और इसमें 51 टाइप्स होते हैं, आई थिंक 21 और 30 होता है, देख लेंगे एक बार ओपन हो ना। तो 51 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं 70S के अंदर, ठीक है ना। और 70 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं 80S के अंदर, जिसमें इसमें 30 टाइप्स के होते हैं और इसमें 40 टाइप्स के होते हैं। इसमें 21 टाइप्स के होते हैं और इसमें 30 टाइप्स के प्रोटीन्स मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। ये आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स बनता है। अब राइबोसोम्स बनता कैसे, ये देखें आप, हमने कहा ये एक यूनिट और ये दूसरी यूनिट, ठीक है। दिस इज 30S एंड दिस इज 50S।
मैंने क्या कहा आप लोगों को, यूनिट्स, सब यूनिट्स जो होती है वो ऑलवेज प्रेजेंट इन द इंडिपेंडेंट फॉर्म, ठीक है, हमेशा आप लोगों को इंडिपेंडेंट फॉर्म में मिलेंगी। इनका जो कनेक्शंस होता है, एडिशंस होता है, जुड़ना जो होता है, कनेक्टिविटी होती है, दैट्स डिपेंड ऑन द Mg+2। मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यदि मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन 0.001 है, 0.001 मोलर अगर इसकी कंसंट्रेशन है, तो बोथ द यूनिट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। दोनों यूनिट्स क्या हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, आपस में क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड 70S राइबोसोम्स। क्या बन जाएगा, 70S राइबोसोम्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 70S राइबोसोम्स बन जाएगा। बना ना 70S राइबोसोम, ठीक है। ये 30S सब यूनिट है इसकी, ये 50S सब यूनिट्स है, सब यूनिट्स बन जाएंगी। भाई इसका फॉर्मेशन किससे हुआ, RNA प्लस 21 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। इसका फॉर्मेशन किससे हुआ, RNA प्लस 30 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। हुआ ही नहीं हुआ भाई, तो प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए क्या होते हैं, ये मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये 30S सब यूनिट्स हो गया, ये 50S सब यूनिट्स हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया। अब इन दोनों को कनेक्ट होना ओनली, अब इन दोनों क्या होना है, कनेक्ट होकर क्या बनाना है, 70S बनाना है। बट इन दोनों की कनेक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशंस ऑफ ऑप्टिमल कंसंट्रेशंस ऑफ मैग्नीशियम आयन विच इज 0.001 मोलर है। कितनी है, 0.001 मोलर है। अगर साइटोप्लाज्म में 0.001 मोलर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंस होंगे, देन बोथ द सब यूनिट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इस 70S में भी एक कॉन्सेप्ट लगेगा और 80S में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। दोनों सब यूनिट्स को कनेक्ट होने के लिए यही कंसंट्रेशन चाहिए मैग्नीशियम की, ठीक है ना। तो इस कंसंट्रेशन अगर अवेलेबल होगा तो सब यूनिट्स आर कनेक्ट टू ईच अदर एंड कन्वर्ट इनटू द राइबोसोम, 70S या 80S, ठीक है। 80S बनेगा तो ही वो मैग्नीशियम कंसंट्रेशन ये चाहिए, और 70S बनाना है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बने या यूकैरियोटिक राइबोसोम्स बने, मैग्नीशियम कंसंट्रेशन जो है दोनों में सेम फॉर्म में होगी, ठीक है। तो 70S राइबोसोम्स बन गया। ऐसे कौन सा बन जाएगा, 80S राइबोसोम्स बनेगा। कौन सा राइबोसोम बन जाएगा, 80S राइबोसोम से बनेगा, ठीक है। बट ये चीज जो है ना, केमिकल कंपोजिशन, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस चीज को। 70S राइबोसोम्स का अगर आप केमिकल कंपोजिशन देखो, प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, तो यहां पर जो है, मैं आपको बता दूं एक बार, 70S राइबोसोम जो होता है उसमें 60% प्रोटीन्स है और 40% आरएनए है। 70S राइबोसोम्स के अंदर सॉरी अपोजिट कर दिया मैंने इसको, 40% प्रोटीन्स है और 60% क्या है, राइबोसोमल आरएनए है। यानी 70S का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें 60% तो क्या है, आरएनए है और 40% प्रोटीन्स है। जस्ट अपोजिट इन 80S, 80S में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 80S के अंदर अपोजिट कर दो इसको, 60% तो क्या है यहां पर, प्रोटीन हो जाएगा एंड 40% जो है वो राइबोसोमल आरएनए है। ये चीजें राइबोसोम से मस्त चीजें यही है, यही पूछी जाती हैं। एक डाइमर आएगा, एक पॉलीराइबोसोम्स आएगा, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। बट केमिकल कंपोजिशंस ऑफ द राइबोसोम की 70S है, 70S दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। दो सब यूनिट्स में 50S में कितने टाइप्स के राइबोसोमल आरएनए हैं और 30S में कितने टाइप्स के राइबोसोम्स हैं, कितने टाइप्स के प्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं। ऐसे 80S में दो सब यूनिट्स, कितने टाइप्स के राइबोसोम्स हो गए और कितने टाइप्स के प्रोटीन्स हो गए। केमिकल कंपोजिशन अगर देखते हैं हम लोग तो 70S में ज्यादा प्रोटीन है आरएनए से, 80S में प्रोटीन ज्यादा है आरएनए, 70S में राइबोसोम्स आरएनए ज्यादा है प्रोटीन से, वहां पर प्रोटीन ज्यादा है राइबोसोमल आर, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखें। इसके अंदर ये तो मैंने राइबोसोम्स बना दिया। अब यहां पर एक आता है डाइमर। डाइमर का मीन हो गया व्हेन टू राइबोसोम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यहां पर तो सब यूनिट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दोनों सब यूनिट्स क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है विद द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड कन्वर्ट इनटू द राइबोसोम्स, ठीक है ना। डाइमर में क्या होता है कि दो राइबोसोम्स 70S एंड 70S, 80S एंड 80S, 70S एंड 70S, दो 70S, ये भी 70S है, ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और क्या बनता है, डाइमर बनता है। क्या बनता है, डाइमर बन जाएगा। इसको हम कहेंगे डाइमर। क्या कहेंगे, डाइमर। डाइमर का मतलब क्या, 2 moles ऑफ राइबोसोम्स, 2 molecules ऑफ द राइबोसोम। बट इट्स पॉसिबल, कब पॉसिबल है ये, जब व्हेन द कंसंट्रेशंस ऑफ मैग्नीशियम आयन
10 मल्टीप्लाई ऑफ द नॉर्मल कंसंट्रेशन, ठीक है ना। जब ये इसका 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैग्नीशियम आयन की ऑप्टिमल कंसंट्रेशन कितनी है 0.001 मोलर, 0.001 मोलर। इस कंडीशंस में तो सब यूनिट्स कनेक्ट होती हैं, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन 10 मल्टीप्लाई हो जाती है साइटोप्लाज्म में, तो वैन दो राइबोसोम्स क्या होंगे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, डाइमर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डाइमर। डाइमर बनता है 70s का ही बनता है तो 80s का बनेगा ये। और डाइमर कितना होगा ये डाइमर होता है 100s। इसको हम क्या कहते हैं 100s कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको 100s का। ऐसा नहीं कि डबल डबल कहीं नहीं होता ये, ठीक है ना, कि ऐड कर दोगे तो 140 हो जाए, नहीं ऐसे तो इसको ऐड करोगे तो 80s आएगा, ठीक है। बनेगा स्वेडवर्क सबका अलग अलग होता है, जब कनेक्ट होता है तो एक स्वेडवर्क अलग आता है, ठीक है। तो 70s प्लस 70s कितना बनेगा 100s का डाइमर बनेगा। कितना बनेगा 100। ऐसे 80s अगर मैं बात करता हूं तो ये 80s हो गया, 80s प्लस 80s, ठीक है। मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई, मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई, देन कन्वर्ट इनटू द डाइमर ऑफ 80s। ये क्या बन गया डाइमर ऑफ 80s 120s। क्या बनेगा 120s। क्या बन जाएगा 120s। यानी 80s का जो डाइमर है वो कितना होता है 120s होता है। कितना होता है 120s होता है। इट्स कॉल्ड डाइमर। बट डाइमर कब बनते हैं, जब कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन कितनी हो जाती है नॉर्मल कंसंट्रेशन का 10 मल्टीप्लाई, 10 गुना कर दो, इतनी होनी चाहिए। 0.00 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.1 हो जाएगी, 0.01 हो जाएगी, ठीक है ना। 0.01 अगर इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है तो राइबोसोम्स के यूनिट्स आपस में कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और क्या बनाएंगे डाइमर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे डाइमर। तो 70s का डाइमर, 70s के दो मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हो जाते, दो डाई का मतलब क्या हो गया 2 मर यानी यूनिट्स, 2 यूनिट्स कनेक्ट है यहाँ पर। डाई का मतलब क्या होता है 2 और मर का मतलब क्या होता है 2 यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, 2 यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। तो 2 यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स 70s का है तो 100s बनेगा, 80s का तो 120s बनेगा। इट्स कॉल्ड डाइमर। एक पॉइंट और आता है यहां पर पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स में क्या होता है, डाइमर तो बन गया। पॉलीराइबोसोम्स में क्या होता है कि टीआरएनए का एक थ्रेड होता है, एमआरएनए, सॉरी ये एमआरएनए है, एमआरएनए। इस बट ये पॉसिबल कब होगा, जब उसकी कंसंट्रेशन कितनी बनी रहेगी 10 मल्टीप्लाई। मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन अगर 10 मल्टीप्लाई बनी रहेगी तो डाइमर बनेगा और उसके बाद में क्या बनता है फिर पॉलीराइबोसोम बन जाता है। यानी एक से अधिक राइबोसोम्स हो, ये बड़े यूनिट, ये छोटे यूनिट, ये बड़े यूनिट, ये छोटे यूनिट, ये बड़े यूनिट, ये छोटे यूनिट, ये बड़े छोटे यूनिट, ये बड़े यूनिट, ये छोटे यूनिट और ये बड़े यूनिट। तो राइबोसोम्स की जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, राइबोसोम के जितने भी यूनिट्स होते हैं, 70s राइबोसोम या 80s राइबोसोम है, वो एमआरएनए के थ्रेड पे अटैच होकर एक लॉन्गर चेन बना लेते हैं। इट्स कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। इसको हम क्या कहेंगे पॉलीराइबोसोम। बट पॉसिबल व्हेन द कंसंट्रेशंस ऑफ मैग्नीशियम आयन इक्विवेलेंट ऑफ द 10 मल्टीप्लाइज ऑफ नॉर्मल कंसंट्रेशंस ऑफ द मैग्नीशियम आयन। नॉर्मल कंसंट्रेशन से अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 10 मल्टीप्लाई है तो राइबोसोम्स की जो यूनिट्स होती हैं वो एमआरएनए थ्रेड्स के ऊपर क्या हो जाती हैं, एक लॉन्गर चेन का फॉर्मेशन कर लेती है। इट्स कॉल्ड पॉली। पॉली का मतलब क्या हो गया मैनी। राइबोसोम्स की मैनी यूनिट्स कहां पर कनेक्ट है, ये एमआरएनए के थ्रेड पे कनेक्ट हो जाती है। किस में हो जाती है, एमआरएनए का थ्रेड होता है, धागे संरचना होती है इसकी, तो उसके ऊपर क्या हो जाएंगे कनेक्ट होकर एक लॉन्गर चेन का फॉर्मेशन कर लेंगे। इट्स कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। तो ध्यान रखना डाइमर क्या है, पॉलीराइबोसोम्स क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर, द केमिकल कंपोजिशंस ऑफ द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम। दैट्स इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक सारा जो मैंने बोर्ड पे राइट डाउन कर रखा है, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द राइबोसोम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट राइबोसोम्स का यही है, ठीक है। बाकी राइबोसोम तो आपको पता है साइटोप्लाज्म में होंगे। साइटोप्लाज्म में 2 फॉर्म में मिलेंगे आप लोगों को, ये एक तो फ्री फॉर्म में मिलेंगे जो साइटोप्लाज्म में होंगे, ठीक है, और एक मैंने आपको बताया कनेक्टिव फॉर्म, ठीक है, जो कहां पर मिलेंगे आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर ने जो थी हमने पढ़ी थी, क्या नाम था उसका, एंडोप्लाज्मिक रफ, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों थी वो, क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स के पार्टिकल्स कनेक्टेड
थे। ध्यान रखना सरफेस पे हमने एंडोफ्लाज्म रेटिकुलम बनाए थे ना, एंडोफ्लाज्म रेटिकुलम सिस्टम नहीं बनाए थे, इस पे राइबोसोम्स के पार्टिकल्स थे। तो ये राइबोसोम्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, सरफेस पे प्रेजेंस होते हैं। एक तो फ्री फॉर्म में होंगे, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंस होंगे, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंस होंगे, और एक क्या होता है ये कनेक्टेड फॉर्म में होते हैं। और कनेक्टेड फॉर्म कहां पर होंगी, एक तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर भी राइबोसोम्स के पार्टिकल्स होते हैं, और एक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की जो सरफेस होती है, सिस्टर्नी होती है, उसके ऊपर भी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पार्टिकल्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और ये राइबोफोरिन प्रोटीन से कनेक्ट होते हैं। किससे होते हैं, राइबोफोरिन। ये जो कनेक्टिविटी होती है ये होती है राइबोफोरिन, राइबोफोरिन प्रोटीन। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड दो टाइप्स के होते हैं, राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड्स। ठीक है, तो इसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से राइबोसोम के पार्टिकल्स जो होते हैं, एक तो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पे एडेसिव होते हैं, ठीक है, और एक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में जो सिस्टर्नी होती है उसकी सरफेस पे भी कनेक्टेड होते हैं। तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में मिलेंगे आपको और कनेक्टेड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, इसका फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द राइबोसोम, राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो छोड़ दिया हम लोगों ने, फंक्शन, इट्स कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है ये, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है, डाइजेशन के बाद में हम, डाइजेशन में क्या होता है, प्रोटीन्स कन्वर्ट इनटू द मोनोमर्स, यानी प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोनोमर्स में, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, और ये राइबोसोम क्या करता है, उन एमिनो एसिड्स को वापस पकड़कर उन एमिनो एसिड का क्या करेगा, कनेक्टेड करेगा, एंड अगेन कन्वर्ट इनटू द न्यू प्रोटीन्स। किस में कन्वर्ट कर देता है उसको, न्यू प्रोटीन्स में कन्वर्ट। बाय डाइजेशन में आपने प्रोटीन इंजेस्ट किया, डाइजेशन क्या करेगा, उस प्रोटीन्स में जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं उनको सबको वापस फ्री कर देगा, मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर राइबोसोम क्या करता है, उन्हीं मोनोमर्स को सिंथेसाइज करता है, उन्हीं मोनोमर्स को कलेक्ट करेगा, सिंथेसाइज करके दोबारा एक नए प्रोटीन्स में क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। ये मेन फंक्शन है राइबोसोम का, इट्स कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्या है, एक प्रोटीन फैक्ट्री होती है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम। तो सेल ऑर्गन्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है ना, इसके 2 वीडियो हम लोग और बनाएंगे, एंड देन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के साथ साथ क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर्स होगा। ओके, थैंक यू।